हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो सब लोग बढ़िया हो, एकदम मस्त चल रहा है सबका। अच्छा, पढ़ाई लिखाई चलना ही चाहिए। और सब खैरियत ना? चलो वो सबको साइड में रखते हैं, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे अपने। मेन टॉपिक क्या हमारा, हम लोग स्टमक पे डील कर रहे थे, अभी स्टमक को देख रहे थे। स्टमक का सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक स्टमक स्टार्ट किया। शेप क्या है, मैंने दो शेप बताया। एक कि आपका नॉर्मल एम्प्टी स्टमक होता है, वो क्या होता है, जे शेप्ड होता है। और एक जो फिल होता है वो पायरीफॉर्म्ड होता है। देन उसके बाद मैंने सारे के साइजेस बताएं कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, मतलब जो न्यूनेट होते हैं, जो बेबी होते हैं, उनके 30 ml के अप्रॉक्स होते हैं, 15 से 30 ml के अप्रॉक्स। और एक अगर क्या बोलते हैं, मतलब अगर ग्रोइंग बेबी मीन्स की पीडियाट्रिक्स के केस में जैसे हमारे 2 to 3 ईयर्स अगर बेबी का देखते हो तो 90 ml के अप्रॉक्स होता है। अगर वही फिर बड़ों में देखोगे तो 1500 ml के अप्रॉक्स होगा। और उसका जो मैक्स साइज आता है वो 2500 ml से लेकर 3000 ml तक जा सकता है। मतलब कि आप 3000 ml तक आप भर सकते हो अपने पेट को, पानी से, खाना से, जिससे भी भरना है, आपकी मर्जी। ठीक है, वो सब देख लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद स्टमक के हम लोगों ने चारों पार्ट को डिस्कस किया था। कौन कौन स्टमक के चारों पार्ट, जो हमारे कार्डियक स्फिंक्टर से जो सटे हुए रीजन, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डील किया था। तो आज स्टमक में ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड भी देख लिया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल किसको प्रोड्यूस करते हैं, कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ये भी हम लोगों ने सबको अच्छे से चार्ट बना के देख लिया था। नहीं देखा तो पीछे जाओ, पीछे वाले लेक्चर में रिकॉल करो, जाकर देख के आओ फिर से वापस, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोगों ने देख लिया था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, गैस्ट्रिक जूस की तरफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड देख लिया था, गैस्ट्रिक जूस की तरफ बढ़ेंगे अभी, गैस्ट्रिक जूस की तरफ। तो हेडिंग आप लोग डालते रहना साथ में ही। क्या लिखोगे, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमने बताया कि हाँ कैसे कैसे सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, कौन कौन सा जूस को कौन सीक्रेट करता है। जैसे म्यूकस, म्यूकस को देखा था, गॉबलेट सेल, है ना, ऐसे मैंने बताया था करके, पॉइंट वाइज बताया था मैंने, टॉपिक बना के, टॉपिक नहीं बोल सकते उसको, एक लाइन वाइज बताया था मैंने डिफ्रेंशिएट करके कि हाँ कौन कौन सा कौन सीक्रेट करता है। तो कंपोजिशन की बात करते हैं, कोई भी गैस्ट्रिक जूस, कोई भी गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, मतलब सारे तो सेम ही होंगे, गैस्ट्रिक जूस है तो सारी की प्रॉपर्टी सेम होंगी। देखो बॉडी में हमारे जितने फ्लूइड है, मीन्स की जूस हो गए, एंजाइम्स हो गए, एक बेसिकली आपको बिलिरुबिन को छोड़ के, क्या, बिलिरुबिन को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सब में वाटर कितने परसेंट होंगे, वाटर 99.5% वाटर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे सारे में। किसको, बिलिरुबिन को छोड़ के। वो बिलिरुबिन हम लोग जब एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग ट्रैक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ट्रैक्ट के बाद फिर हम लोग ग्लैंड्स पे आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस पर हम लोग अच्छे से डील करेंगे, लीवर के बारे में उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। अभी धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, मतलब पॉइंट उड़ाते हुए चलते हैं, पॉइंट उड़ाते हुए नहीं, ऐसा नहीं कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, आप लोग एक बार रिकॉल कर सकते हो, उसको खुद से देख सकते हो। अगर कहीं कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। अरे आपके पास एकदम राइट है, कमेंट बॉक्स है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, कुछ भी मत लिखना, गाली वाली मत लिखना, नहीं तो फिर वो कमेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। कभी ट्राई करके देखना। चलो जोक सा पार्ट। और इसमें 99.5% क्या प्रेजेंट है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, वाटर प्रेजेंट है। अब 0.5% जो प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, सॉलिड। सॉलिड कितना होगा, 0.5%। कितना है सॉलिड, 0.5%। अब सॉलिड में भी हम लोग देखते हैं, सबसे हमारा बहुत सालों से, सदियों से नाता चलते आ रहा है कि सॉलिड में हम लोगों ने ब्लड में भी देखा था, हम लोगों ने इससे पहले कहाँ देखा था, आप इसके क्या बोलते हैं,
सैलिवरी ग्लैंड में भी कंपोजिशन देखा था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, 3 सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें रहती थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक और अदर्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, देखो सबसे पहले पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किसकी बात करें, गैस्ट्रिक जूस की। सब मैंने बता दिया है कौन सेल इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी सिर्फ नाम देखते जाओ, रेनिन, रेनिन के बाद फिर म्यूकस, ये RENN वाला है, ये रेनिन एंजाइम है। एक रेनिन जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो हमारा नेफ्रो है, किडनी है, किडनी से वो क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उसके ऊपर, वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, वो हमारा क्या है, वो BP को रेगुलेट करता है। ये जो रेनिन है ये क्या है, एंजाइम है, दोनों में यही डिफरेंस है। देन म्यूकस के बाद देखेंगे गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन के बाद फिर HCl, ठीक है, HCl। इससे पहले मैंने एक इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl जो साथ में बताया था, क्या इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl जो मैंने साथ में बताया था आपको, इससे पहले वाले स्लाइड में जो आप देखोगे कि कौन सी क्रिएट करता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में ही मैंने लिखाया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ना हो, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो हमारे बॉडी में, वो मैं अभी थोड़ी देर में लिखाऊंगा उसको अच्छे से लाइन में, ठीक है। अगर ना हो तो एनीमिया का कॉज हो सकता है। अभी देखते हैं हम लोग आगे, अच्छे से देखते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या है हमारा, ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते हैं, अपने फोकस पे आते हैं, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो इधर, पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट पे क्या आया, ऑर्गेनिक के हम लोगों ने बात की गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जितने भी हमारे पेट के अंदर जितने भी जूस बन रहे हैं, जितने भी ग्लैंड से जूस सिक्रेट हो रहा है, उन सब की बात की मैंने। सबका नेचर सेम होगा, वाटर 99.5% होगा, सॉलिड या सॉल्यूट जो भी बोलो उसमें कितना प्रेजेंट होगा, 0.5% प्रेजेंट होगा। सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में 3 सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब समझे, केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो सोडियम, पोटेशियम, ऐसा कुछ जाना होगा आप लोगों ने, तो वो सब इनऑर्गेनिक में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक में ये सारे हैं, और अदर में मैं बता देता हूँ म्यूसिन। देखो पहले इसकी बात करते हैं, इनऑर्गेनिक की। सबसे पहले सोडियम है ना, कैल्शियम Ca2+2, ठीक है, कॉमा देके लिखते चलो, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, +2 मैग्नीशियम, ओके। बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है। ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक के सब्सटेंस हो गए, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। क्या हो गई हमारे इनऑर्गेनिक के सब्सटेंस हो गए। प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते थे ये सारे, है ना। देन अदर में देखते हैं, म्यूसिन मैंने एक बताया, 2 होते हैं, एक म्यूसिन और एक कौन सा, अभी जस्ट मैंने बता रहा था जो इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इतनी चीज़ें हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, क्या करें आगे, मिटा दे इसको। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, स्टमक देख रहे थे। तो अब जरा सा स्टमक का ही फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कि हमने स्टमक को देख लिया कि हमारे स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टमक का फंक्शन भी क्या है। स्टमक के बारे में जान लिया, स्टमक का पार्ट्स जान लिया, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है वो जान लिया, तो अब बचा क्या स्टमक के बारे में, उसके फंक्शंस बचे। बोर्ड अगर गंदा दिख रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दिस। चलो, आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू क्लीन दिस। चलो क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन
ऑफ स्टमक, फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन ऑफ स्टमक में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहला फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एज यूजुअल सबको पता है स्टोरेज ऑफ फूड। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, या जिसको नोट्स लेना, नोट्स मतलब आप ज़्यादा जान लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं हो जाएगी, कोई चीज़ के बारे में अगर डीप नॉलेज आप रख लो तो, है ना। तो ऐसा नहीं है, जानना चाहिए आदमी को, ज़्यादा जानो और बेहतर है। तो स्टोरेज ऑफ फूड की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 3 कंडीशन आएगा। कौन कौन सा? पहला तो कार्बोहाइड्रेट, मैं CHO शॉर्ट में लिख दूँ, नहीं पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट जिसको CHO बोल सकते हैं, वही कम्युनिटी चलो, प्रोटीन, उसके बाद फैट। चलो अब ये तीनों का देखो, ये तीनों में स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोर इन आवर्स। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई आप डाइट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट वाला अगर कोई डाइट लेते हो तो वो कितने देर तक हमारे पेट में रहेगा, मीन्स कितने देर तक हमारे जे शेप वाले पेट में रहेगा, उसके बाद वो फर्दर इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर स्टमक की बात करें, मीन्स कि जे शेप वाले बैग की बात करें, तो उसमें कितने देर तक ये प्रेजेंट रहेगा। तो लिख सकते हैं हम ऐसा 2 to 2.5 आवर्स प्रेजेंट होता है, 2.5 आवर्स। ठीक है। प्रोटीन की बात करें, इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन क्या होता है, 2.5 to 3.5 आवर्स। और इसकी फ़ैट की बात करें तो मोर देन 4 आवर्स या 4 आवर्स तक। अगर से बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टमक के अंदर रहता कौन है, तो ये हाईएस्ट टाइम कौन रहता है, फैट, और लोवेस्ट टाइम कौन रहता है, कार्बोहाइड्रेट। देख लो, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टमक के अंदर सबसे कम टाइम के लिए रहता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में ही होता है, डायरेक्ट स्टमक में होता है। एक मत मैंने आपको बताया था कि जो सैलिवरी अमाइलेज है या लिंगुअल लाइपेज है, एक मात्र नहीं बोल सकते, 2 सब्सटेंस ऐसा है, 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन होना जिसका स्टार्ट हो जाता है। पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट का है, ये सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में, और दूसरा होता है फैट है, लिंगुअल लाइपेज से। तो फैट एक एक्सेप्शन में आ जाता है कि फ़ैट जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके लिए हम ऑब्जर्प्शन में अच्छे से देखेंगे कि फ़ैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैट वो ग्लोब्यूल जो होता है वो डायरेक्ट मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे, अभी तब तक लेंदी नहीं करना है वीडियो को, जो अभी देख रहे हैं वो देखते चलो। समझ में आया। अगर आप चावल खाओ तो 2 से ढाई घंटे में आपको फिर से भूख लग जाएगी। क्यों? चावल खाने के बाद भूख लग जाती है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में मान लो आपने प्रोटीन का कोई डाइट लिया, जैसे चना खाया, सोयाबीन खाया, तो ये सब खाने के बाद आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, कुछ टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और फैट वाला आइटम जो भी घी खा लिया तो वो तो फिर आराम से दिन भर सेट रहोगे एक बार खा के, क्योंकि वो स्टमक में ही रहता है, फर्दर पास नहीं होता उतने मतलब टाइम के अंदर। ठीक है, अब मैंने बताया कि हमारे स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण इसका एक और फंक्शन क्या हो सकता है, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन मतलब क्या, हेमोग्लोबिन का बनना, ब्लड का बनना। ब्लड कहाँ बनता है, हेमोपोइटिक ब्लड, हेमोग्लोबिन नहीं, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, हेमोपोइटिक। देखो हमारे अभी की अगर बात करेंगे, एडल्ट लाइफ की बात करेंगे, हमारे अब की बात करेंगे, तो वो कहाँ बनता है, स्टेम सेल्स से रेड बोन मैरो में। लेकिन अर्ली एज की अगर बात करते हैं, अर्ली एज बच्चों में अगर बात करते हैं, तो वो योक सैक में बनता है। कहाँ बनता है, ये मैं लिखा दूँ या छोड़ दूँ, लिखा ही देता हूँ। अगर अर्ली एज की बात करेंगे, अर्ली एज में कहाँ बनता है, योक सैक में, योक सैक। अर्ली एज कौन सा, 0 to 2 वीक्स। ठीक है। देन
फिर वो शिफ्ट कहाँ हो जाता है, शिफ्ट टू लिवर एंड स्प्लीन। कहाँ से शिफ्ट होगा, अर्ली एज में 0 to 2 वीक्स में कहाँ पे होगा, ये यॉर्क सैक में होगा। देन उसके बाद शिफ्ट कहाँ करेगा, लिवर और स्प्लीन में। कितने कब टाइम के, 2 वीक से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो 2 to 8 वीक्स। ये हालांकि लिखाना ज़रूरत नहीं था मुझे, लेकिन मैं बता देता हूँ, सब चीज़ जानते चलो सही रहेगा। अगर जो सिंसियर होकर पढ़ रहे हो तो उसके लिए तो सही है, जो नहीं पढ़ रहे हो तो उसके लिए फिर बोरिंग हो जाएगा ये। कोई नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ इस चैनल पे आओ तो आप यहाँ क्या नॉलेज लेके जाना है आपको इधर से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिंपल पास होने के लिए सिर्फ डेफिनेशन लिख के भी जा सकते हो, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम में पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना ही है, कहीं भी आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करो, कोई भी आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करो, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस जॉब के लिए। तो पहले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अर्ली एज में यॉर्क सैक में प्रेजेंट होगा, यॉर्क सैक से कहाँ जाएगा, लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट मीन्स कि वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर एडल्ट लाइफ की अगर बात करते हैं तो ये शिफ्ट कहाँ होगा, फिर लिख देता हूँ। ये तो बोलोगे कि मार्ट साहब कंजूसी कर रहे हो लिखने में, मार्कर बचा रहे हो। शिफ्ट टू कहाँ पे, बोन मैरो, बोन मैरो है ना। बोन मैरो में भी कौन सा, रेड बोन मैरो। एडल्ट लाइफ की बात कर रही है, रेड बोन मैरो में मीन्स एडल्ट क्या मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं, सारे बच्चे। बच्चे मीन्स की जो 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं, पीडियाट्रिक्स में जो कंसीडर होते हैं, वहाँ से बच्चों में कहाँ पे होता है, टीबिया वाले बोन में होता है। एडल्ट में ज़्यादातर चांस स्टर्नम का होता है, स्टर्नम में प्रेजेंट होता है का बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसका मैंने इसलिए इतना बताया, ये जानना उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिनको समझना है उनके लिए मैंने बताया कि कहाँ पे। ऐसे मैंने ब्लड में सारा बता रखा है आपको अच्छे से। मेरा ब्लड का लेक्चर जाके देखो, ब्लड का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, कंप्लीट भी हो चुका है, ब्लड एंड इट्स सेल्स, ठीक है। जाके देखो उसको अच्छे से, मैंने प्रॉपर बताया कि प्रीकर्सर सेल जो होता है वो कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, मैंने अच्छे से बताया उसको। आप लोग देखो, फिर मैं बताऊँगा तो लेंदी हो जाएगा। चलो, तो हेमोपोइटिक में मैंने बता दिया फंक्शन। तो हेमोपोइटिक फंक्शन क्यों, स्टमक का क्या लेना देना उससे, क्योंकि इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। मैंने बताया स्टमक के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन इन आवर स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट, ठीक है, विच हेल्प्स इन व्हाट, कैसे में हेल्प करता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। मेन पॉइंट ये है जिसको हमको लेना देना है हमारे स्टमक से, जो कि स्टमक का फंक्शन से। हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि मैचुरेशन में हेल्प करता है। कैसे मैच्योर करता है, जहाँ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने इससे पहले में बताया स्लाइड में कि विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। सॉरी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एरर हो जाता है। तो साइनोकोबालामिन का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ये का मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, है ना, ठीक है। चलो, और फिर आगे देखते हैं। इसके बाद इसको मिटा दूँ, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना लिखना होगा तो। चलो आगे चले फिर हम लोग। प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन कैसा, स्टमक हमारा, चलो देख लेते हैं, आओ कैसा प्रोटेक्शन। चलो आ जाओ, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्या प्रोटेक्शन का भी काम होता है, हमारे स्टमक का फंक्शन है ये।
अब प्रोटेक्शन कैसे करता है और क्या करता है ये देखो। पहले देखो हमारा जो स्टमक है वो स्टमक जे शेप वाला की बात कर रहे हैं, जो क्या होता है हाईली पीएच यानी हाईली एसिडिक होता है। हम लोग बाई एनी चांस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मुंह खोलते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है या कुछ भी गंदा खाना खा लिए, बाहर का फूड खा लिए, तो वो स्टमक जो है सो क्या करता है, ऐसा ड्यू टू हाईली एसिडिक नेचर के कारण जो भी बैक्टीरिया एनगल्फ किया आपने या जो भी कुछ भी माइक्रोब्स एनगल्फ किया आपने, तो वो क्या करता है हाईली एसिडिक होने के कारण वो क्या करता है हमारा स्टमक उसको किल कर देता है बैक्टीरिया को। तो ये भी एक प्रोटेक्शन का काम हो गया। तो स्टमक हमारा काम करता है प्रोटेक्शन का कि नहीं, जल्दी बताओ आप लोग, करता है कि नहीं करता है? चलो लिख लेते हैं। आवर स्टमक हैज़ क्या हाईली पीएच या हाई पीएच? हाई पीएच कहने का मतलब एसिडिक, हाई पीएच, ठीक है, कंटेंट विच हैज़ which helps, ठीक है, क्या करता है इन डिस्ट्रक्शन किसका? पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलो जल्दी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, पैथोजन भी लिख सकते हो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या? पैथोजेंस, कोई भी डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? पैथोजन करता है। को पैथोजन को क्या करता है? ये क्या करता है? इसको किल कर देता है। और हाई पीएच का मतलब ये मत समझ लेना कि जो हमारा पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है 0 to 7 और 14, ठीक है, ऐसे। तो हाई का मतलब ये मत समझ लेना, दिख रहा है ना फ्रेम में, हाई का मतलब ये मत समझ लेना कि 14 की तरफ, नॉट हाई मतलब हाईली यहाँ एसिडिक की बात कर रहे हैं, मीन्स कि माइनस इधर की तरफ आएगा, 7 से 0 की तरफ। हमारे स्टमक का पीएच क्या रहता है? 2.45 का समथिंग रहता है ना। तो ये 7 से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब हाईली एसिडिक है हमारा स्टमक, जिसके कारण क्या होता है पैथोजेंस भी खत्म हो जाते हैं, खल्लास। चलो मिटा दे या इसी पे लिख दे। चलो अगला फंक्शन, प्रोटेक्शन के बाद और क्या क्या फंक्शन हो सकता है आप लोग बताते चलो, आप लोगों को पता है अच्छे से। खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, हाँ एक डाइजेशन भी है इसका, डाइजेशन है ना। डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो डाइजेशन में देखो सबसे पहले एक हमारा क्या प्रेजेंट है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक पेप्सिनोजेन नाम का क्या है, एंजाइम है बोल सकते हो, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसको एक्टिव कैसे किया जाता है? तो इसके ऊपर क्या एक्ट करता है? पेप्सिनोजेन के ऊपर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बनाता है? पेप्सिन। ये क्या है? हाईली स्ट्रॉन्ग, क्या है ये? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला हाईली स्ट्रॉन्ग ये एंजाइम है। तो ये इससे हाई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, यहाँ लिख देते हैं हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। इसी के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। पेप्सिन, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, कौन? पेप्सिनोजन, HCl आके पेप्सिन बनता है, जो कि पेप्सिन बन गया, ये क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है ना, है कि नहीं है? चलो और एक और चीज़ देखो, डाइजेशन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसका मेजर डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे माउथ के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? हमारे माउथ के अंदर होता है। स्टमक के अंदर क्यों नहीं होता है उसका ज़्यादा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का? आप लोग बताओ अगर पता है तो। स्टमक के अंदर क्यों डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का? पता है? नहीं पता है? चलो पता है जल्दी बताओ, पता है तो बताओ जल्दी पॉज करके। देखो लिखो, स्टमक हेल्प इन
मिनिमली डाइजेशन ऑफ CHO ड्यू टू वाई। जल्दी बताओ, लिखा आप लोगों ने कमेंट में, पॉज करके मैंने बोला था क्यों नहीं होता है। ड्यू टू हाई pH, और हाई pH का मतलब मैंने बताया ही है एसिडिक की तरफ, एसिडिक हो गया, इधर से इधर की तरफ क्या बोलते हैं, हाई pH। ठीक है, समझ में आया। हाई pH होने के कारण क्या होता है, हमारा जो स्टमक के अंदर जो भी क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो जाते हैं उसके बहुत कम ही पोर्शन में उसके डाइजेशन होते हैं, क्योंकि हाई pH है वहाँ पे, जो भी डाइजेशन होना था वो माउथ में हो जाता है अपना। ठीक है, देन एक लाइन और देख लेते हैं लाइपेज के ऊपर, यानी फैट का डाइजेशन। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का। हेल्प इन लिपिड, और फैट जो है डायरेक्ट नहीं है, हम लोग ये कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, वो देखेंगे हम लोग फर्दर आगे। लिपिड डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज किसको करेगा, लिपिड डाइजेशन में हेल्प करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज नाम है, एक एंजाइम है जो कि लिपिड का डाइजेशन कराएगा। क्या करेगा, लिपिड का डाइजेशन। लिपिड किसको बोलते हैं, फैट का यूनिट है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखा था क्या, जो हमने देखा था पेप्सिन, सॉरी, जैसे लाइपेज क्या, जैसे पेप्सिन देखा, पेप्सिन क्या, नाइस कैच, नाइस मूव ना, ठीक है, थैंक, लिख देना, नाइस कैच। ठीक है, क्या पेप्सिन है, तो पेप्सिन किसका किसका हेल्प करता है डाइजेशन कराने में, प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन कराने में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन। और वैसे ही फैट का जो होता है डाइजेशन कराने में कौन हेल्प करता है, लाइपेज। तो हमने पढ़ा था, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को भी याद हो जाए कि हमारे जीभ के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, लिंगुअल लाइपेज हमने देखा था, जो कि माउथ से फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सीधा डायरेक्ट जाकर पेट में डाइजेशन होता है। कौन कराता है, पेप्सिन कराता है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एबनॉर्मलिटी की अगर बात करेंगे, इस फ्रेम में आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पेट की बात कर रहे हैं, स्टमक की बात कर रहे हैं, तो क्या गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो आइटिस लगा देंगे, है ना। तो चलो इसको मिटाओ, इसको मिटाए क्या, एक बार लिख लो, इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, जल्दी से पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। एक एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानते चलना है, ताकि फैमिलियर रहो आप ये सब चीज़ से आगे, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में ही लेकर चलूँ डिसऑर्डर, क्योंकि फ्रेश पढ़े रहोगे याद रहेगा, एनाटॉमी के साथ साथ डिसऑर्डर, मज़ा भी आएगा। यहाँ हम एनाटॉमी में हम लोगों ने देखा था। चलो क्या देखना है, फंक्शन नहीं, एबनॉर्मलिटी। चलो फंक्शन मिटा देते हैं। एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी में क्या देखेंगे हम लोग, गैस्ट्राइटिस, एक ही देखेंगे, स्टार कर दो सच, गैस्ट्राइटिस क्या हो गया, इसका मतलब आइटिस मतलब क्या, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या पैथोलॉजी में बताया था हम लोगों ने, पढ़ना है इन्फ्लामेशन के बारे में। तो अभी थोड़ा बहुत जहाँ आइटिस वर्ड लगे क्या समझ जाना है कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब क्या, सूजन। और इन्फ्लामेशन किसको बोलेंगे, फील करेंगे जहाँ भी सूजन है, वहाँ पे अगर लाल है, वहाँ पे अगर हीट है ना, तो ये सारा चीज़ साइन अगर कार्डिनल इवेंट्स आ रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे। तो गैस्ट्राइटिस के बारे में देखते हैं। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे, स्टमक में, इन्फ्लामेशन इन स्टमक। इसका ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव कौन सा होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो सबसे
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो पता ही है पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में सारा चीज़ देखेंगे। स्मोकिंग हो सकता है, स्पाइसी फूड से हो सकता है। अभी हम लोग डिसऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा जानिए, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा नहीं जानो, अब हम लोग डिसऑर्डर में देखेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में अच्छे से, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जानना है, इससे ज़्यादा अभी नहीं जानना है। जब जानना होगा लेक्चर में तो मैं खुद बता दूंगा। स्मोकिंग से हो सकता है, बहुत सारे इसके पॉजिटिव हो सकते हैं। इसमें बेसिकली अगर अब मैं बता दूं, अगर ओरली बताऊं तो इसमें हम लोग अगर गैस्ट्राइटिस किसी पेशेंट को है तो दो तरह के दवा चलाते हैं। एक H2 ब्लॉकर चलाते हैं, एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर चलाते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो दो तरह के दवा चलते हैं। कौन सा? एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर और एक कौन से? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर में आप लोगों ने, सब लोगों ने नाम सुना होगा रेनिटीरिन का। रेनिटीरिन जो पत्ता आता है गैस का, ठीक है, दवा का, वो। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर में पेंटोप्राजोल हो गया, जिसको पेंटॉप DSR, पेंटोप्राजोल, पेंटॉप डी ऐसा कुछ होता है ना, तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है ना। ऐसे प्रोटॉन पंप इनिबिटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। हेल्थ के लिए नहीं, हमारे स्टमक के लिए सही नहीं होता है। चलो अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब क्या? इंटेस्टाइन। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे लाइन देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे है, ये हमारा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मान के चलो, सपोज दैट, लोड मत लेना। यहाँ पे दो स्फिंक्टर, देखो बार बार मैं बता रहा हूँ इसी के लिए। ऊपर में एक स्फिंक्टर, क्या नाम था इसका? क्रिको क्या? इसोफिजियल या क्रिकोफारेंजियल, देखो जाके, क्रिको इसोफिजियल। यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक। यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक, है ना, ऐसे बताया था मैंने। तो ये लोकेशन है हमारा, ये जब यहाँ ख़त्म होगा स्टमक हमारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आओ लिखते हैं इस पर दो तीन लाइन। कहाँ से स्टार्ट होता है? पाइलोरस रीजन जो ख़त्म होता है वहाँ से। तो देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? कहाँ से स्टार्ट होता है? किसके एंड से? एंड ऑफ पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरस रीजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ पाइलोरस एंड टू कहाँ पे? इलियोसिकल भाल्व। अब इलियोसिकल भाल्व क्या होता है? जैसे ये हमारा पूरा इंटेस्टाइन ख़त्म हुआ है, स्मॉल वाला, यहाँ से बड़ा इंटेस्टाइन शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे हालांकि रहता नहीं है, यहाँ पे ऐसे रहता है नीचे की तरफ, मान लो ऐसे रहता है, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बड़ा इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक भाल्व होता है जिसको बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का काम होता है। मीन्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्टिकल वो सारा एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में है। तो ये भाल्व क्या करता है? इस भाल्व का क्या नाम है? इलियोसिकल भाल्व। इलियोसिकल भाल्व, इलियोसिकल भाल्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल भाल्व। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? पाइलोरस रीजन से स्टार्ट होता है और इलियोसिकल भाल्व तक रहता है। तो वही मैंने लिखा कि इलियोसिकल भाल्व तक ये प्रेजेंट होता है। इलियो का आई थिंक स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना एक बार, ILE होता है, ILLE होता है, मैं भूल रहा हूँ, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होता है और इलियोसिकल भाल्व तक इसका एंड होता है ना। लेंथ की बात करते हैं इसकी, लेंथ और विड्थ दोनों की बात करते हैं। लेंथ की अगर बात करते हैं 6 मीटर, 6 मीटर में कितने कपड़े सिल सकते हो?
1.5 to 2 मीटर। कितने हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ कितने होते हैं 6 मीटर और विड्थ कितने होते हैं 1.5 to 2 मीटर, है ना। अब देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब फर्दर इसमें भी 3 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक डुओडेनम और यहाँ से यहाँ तक जोजेनम और फिर उसके बाद इलियम, ठीक है। तो लिखते चलते हैं, आवर स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से, सबसे पहले की अगर बात करते हैं डुओडेनम, दूसरा जोजेनम, तीसरा इलियम। ठीक है, देखो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट में होते हैं। मैंने बताया कि डायग्राम को आप मतलब उतना दिल से मत लगा के बैठना है, एक्सपेक्ट मत करना कि सर बहुत बड़े आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट नहीं है सर, बस काम चलाने भर आपको समझा रहा है। नहीं तो ऐसा हो सकता है हम एक पोस्टर ले सकते हैं आप लोगों के लिए, उस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी आप लोगों ने देखा ही होगा, सब लोगों ने 11th 12th में बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रही है सब चीज़, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ उसमें ऐड करना है डिटेल हम लोगों को, वो देखेंगे अभी। तो जहाँ ऐड करना होगा मैं बता दूंगा कि वो आप लोगों को भी नहीं पढ़ा होगा और मैंने भी नहीं पढ़ा था जब, ठीक है, स्कूल कॉलेज में अपने, तो मैंने क्या क्या ऐड किया, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो इस रीजन से, पाइलोरस रीजन से एक यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उभार टाइप का होता है, जहाँ से पता चलता है हम लोगों का कि एक रीजन जिसको डोडेनम बोलते हैं यहाँ तक है। तो एक इस रीजन को क्या बोलते हैं, डोडेनम। पहले आप लोगों को लगता होगा, आप लोगों को भी लगता होगा कि कैसे पता चलता है कि डोडेनम क्या है, जोजेनम क्या है, तो वो डिफरेंस पता चल जाता है, वहाँ पे मार्क रहते हैं कि हाँ इस रीजन से इस रीजन तक डोडेनम है। उसको मैं बताऊंगा अभी, बस आगे में अभी देख लो कि यहाँ से यहाँ तक डोडेनम, यहाँ से यहाँ तक जोजेनम, फिर यहाँ से यहाँ तक इलियम, इलियम के बाद फिर यहाँ सीकम कोलोन रेक्टम स्टार्ट होता है, यहाँ से सॉरी ये इलियोसिकल भाग से सीकम स्टार्ट होता है, कोलोन रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अभी हम लोग स्मॉल डील करेंगे आज के दिन, बस यही डील करेंगे ये तीनों। तो क्या क्या दिखा हम लोगों ने, इसका लेंथ विड्थ देख लिया और इसके 3 पार्ट का नाम जान लिया, और तीनों पार्ट का देखो ये देख लो कितना कितना साइज़ का होता है। देखो इसकी अगर बात करते हैं डोडेनम कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अगर इसकी फिर इसकी बात करेंगे, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 2.5 मीटर के अप्रॉक्स होता है ये, हाँ डोडेनम जो होता है 2.5 मीटर के अप्रॉक्स होता है, नहीं सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा होता है। चलो आगे देखें, जोजेनम 2 मीटर और इलियम 3 से 4 मीटर, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। डोडेनम को देखेंगे, पहला पार्ट मिटा दें, स्टमक मिटा देते हैं, क्योंकि अभी इंटेस्टाइन कर रहे हैं हम लोग, स्टमक रखना नहीं है ऊपर में, तो फिर आप लोग बोलोगे मार्ट साहब डोडेनम पढ़ा रहे हैं स्टमक के अंदर, वो तो इंटेस्टाइन में आता है ना। तो ऐसा नहीं है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो आप लोग यही बोले हो क्या, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्या चले हम लोग अब कहाँ स्टार्ट करें, डुओडेनम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। डुओडेनम, डुओडेनम में क्या देखेंगे हम लोग, देखो डुओडेनम, जेजिनम, इलियम, ये तीनों क्या है, कौन से वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से। तो इट इज़ मेड अप ऑफ
ग्रीक वर्ड, आप ग्रीक वर्ड पूछोगे नहीं, ये स्टार मेरा हमेशा पोलियोमाइलाइटिस वाला स्टार होता है। क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स क्या? विड्थ, उसको ब्लैक से लिख दूँ? नहीं, इसी पे दो कॉमा देकर लिख देता हूँ ताकि समझ में। विड्थ इक्वल टू 12 फिंगर्स, ठीक है। देखो डोडेनम जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड, डोडेनम मिलकर नहीं बना है, डोडेनम एक ग्रीक वर्ड है जिसका वहाँ पे ग्रीक में इसका क्या मतलब होता है कि इसका 12 फिंगर जो चौड़ाई होगा, मतलब 12 फिंगर, 12 फिंगर मीन्स कि हमारे हाथों को अगर आप ऐसे करोगे, कैसे, ये ऐसे ऐसे, ये हमारा टोटल 10 फिंगर है, इसको ऐसे लाई डाउन करके पूरा ऐसे करोगे तो इतना हमारा इसका विड्थ है, किसका? हमारा डोडेनम का। विड्थ मतलब क्या? विड्थ मतलब क्या? चौड़ाई। चलो और आगे देखते हैं हम लोग, एक और पॉइंट लिखते हैं इसके ऊपर, बार बार इसको बंद करना पड़ता ताकि सूख न जाए। चलो ये विड्थ देख लिया हम लोगों ने। विड्थ कितना है? 12 फिंगर के अप्रॉक्स होता है, और ये सबसे वाइडेस्ट होता है। क्या था? इट इज़ वाइडेस्ट इंटेस्टाइन या वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन? डोडेनम, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक एंड होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वो पाइलोरस रीजन से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे एंड होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरस रीजन, ठीक है, RESON वाला नहीं, REGION वाला। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरस रीजन एंड ऑफ, सॉरी, एंड विद ligament of triads, लिगामेंट ऑफ ट्राइएड्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइएड। जिसको मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा न्यू वर्ड होगा आपके लिए, मेरे लिए भी एक टाइम पे था ये न्यू वर्ड, मैंने पढ़ा नहीं था आज तक। लिगामेंट ऑफ ट्राइएड्स, ओहो शिट, क्या होता है लिगामेंट ऑफ ट्राइएड्स? लिगामेंट ऑफ ट्राइएड्स क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो, सब बताता हूँ, घबराओ नहीं। सबसे पहले देखो, ये हमारा स्टमक, माफ़ करना गुस्से में मेरा ड्राइंग इधर उधर थोड़ा निकल जाता है, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर मान के चलो, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। अब देखो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? डुओडेनम, डुओडेनम कहाँ से स्टार्ट हुआ? डुओडेनम, इस रीजन से स्टार्ट हुआ डुओडेनम। एंड कहाँ पे होगा? एंड कहाँ पे होगा? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दो ऐसे ऐसे जंक्शन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइएड्ज। क्या बोलते हैं? ट्राइएड्ज, TRIETZ। क्या होता है ये? जंक्शन ऑफ कौन सा? डुओडेनम, और आगे वाला कौन है? जिजेनम। डुओडेनम एंड जिजेनम, जोजेनम। क्या है? जंक्शन। डुओडेनम और जोजेनम का जंक्शन है। कहाँ पे? इसको ट्राइएड्स बोलते हैं।
फर्दर यहाँ से डुओडेनम आपका स्टार्ट हुआ, डुओडेनम एक प्रॉपर एक इरेगुलर, वहाँ पे शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों शेप चेंज होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे डुओडेनम में जो उसका इनर मोस्ट जो लेयर है म्यूकोसा है, म्यूकोसा के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है ना, म्यूकोसा के बाद सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या मूवमेंट कराता है, जो हमारा फूड पार्टिकल जिसका एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है ना सीलिया। फिर वही फर्दर जो सीलिया वो धीरे धीरे कम होते जाता है, इलियम में थोड़ा कम हो जाएगा, सीकम क्या बोलते हैं, इलियम नहीं क्या बोलते हैं, डुओडेनम से जोजेनम में थोड़ा कम होगा, जोजेनम से और थोड़ा कम हो जाएगा इलियम में, है ना, तीनों पार्ट में। तो ऐसा होता है कि नहीं है। चलो ये देख लिया हम लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइएड्स बोलते हैं लिगामेंट। अब डुओडेनम जो है हमारा, ये डुओडेनम इसका भी 4 पार्ट होता है। यहाँ से जो डुओडेनम स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, ये आप लोगों ने जाना था आज से पहले कि डुओडेनम का 4 पार्ट होता है? नहीं ना, आज देखो डुओडेनम का क्या होता है, 4 पार्ट्स होता है। डुओडेनम का 4 पार्ट्स होता है। डुओडेनम में क्या होता है, 4 पार्ट्स होता है। देखो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ डुओडेनम लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ डुओडेनम। डुओडेनम थोड़ा सा मेजर साइट है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी जोजेनम इलियम में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना डुओडेनम में लग रहा है। डुओडेनम मान लो यहाँ से ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है, मान के चलो, सपोज दैट, इसको एज्यूम करो, क्या बनता है, ऐसे ऐसे बनता है ना, ये डुओडेनम हो गया, मान के चलो इसको। कैसे डुओडेनम हो गया, यहाँ पे ये पेट है इसका, पब्लिक की पेट है ना, मान के चलो ऐसा। अब ये मत बोलना कि डुओडेनम और स्टमक का साइज सेम है, चलो खैर नहीं, कोई नहीं है, स्पेस नहीं था इसलिए हटाओ, रहने दो, मार्किंग कर देता हूँ मैं, क्यों अपने ड्राइंग स्किल पे हंसवाना। क्या बोलते हैं इसको, डुओडेनम हो गया ये, ठीक है, डुओडेनम हो गया, मान के चलो ये क्या है, डुओडेनम है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम लोग, इसके पार्ट्स देखेंगे, कैसे कैसे पार्ट्स देखेंगे इसका। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट। क्या होता है ये फर्स्ट पार्ट, क्या नाम है इसका, फर्स्ट पार्ट, जिसको सुपीरियर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर, जो कि कितना 5 सेंटीमीटर का होता है। ये फर्स्ट पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है, जिसको सुपीरियर बोलते हैं। नाम क्या है इसका, सुपीरियर। फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो या सुपीरियर बुला सकते हो, है ना। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अल्सर होता है किसी पेशेंट को बार बार स्टमक में या इंटेस्टाइन में, या परफोरेशन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो एक डुओडेनल जो क्या बोलते हैं, डुओडेनल कैंसर जो होता है, डुओडेनल अल्सर, या वही बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। तो डुओडेनल अल्सर, डुओडेनल अल्सर जो होता है वो जो कॉमन साइट ऑफ लोकेशन है, मतलब उसका कॉमन साइट है, मीन्स लोकेशन उसका जो कॉमन है वो कहाँ पे, इसी पार्ट में होता है, फर्स्ट सुपीरियर पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है, लिख दे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डुओडेनल अल्सर। डुओडेनल अल्सर का क्या है, कॉमन साइट है ये, कौन, डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है, सुपीरियर जिसको बोलते हैं, क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है डुओडेनल अल्सर का, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ तक हमने देखा क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं, क्या ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट देख लिया, 4 पार्ट होते हैं टोटल इसके डुओडेनम के, पहला पार्ट देख लिया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना, दूसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ है, तो ये क्या है, इसका नाम डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग, वही कोलोन वाला सिस्टम है, डिसेंडिंग पार्ट। इसका अगर इसका लेंथ का अगर बात करेंगे तो ये कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, मतलब एवरी जो डुओडेनम का जो पार्ट्स होता है हर में 2.5 का मार्जिन होता है, इसमें अगर 5 है तो ये कितना होगा, 7.5
5 होगा, कितना होगा 7.5। देन आगे वाला तीसरा पार्ट होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा, और फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कितना 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो चलो देख लेते हैं। डिसेंडिंग पार्ट हो गया। डिसेंडिंग पार्ट यहाँ पे इसी डिसेंडिंग पार्ट में क्या होता है, सीबीडी होता है। क्या होता है, सीबीडी। सीबीडी मीन्स कॉमन बाइल डक्ट, जो हमारा लीवर से पोर्टल में जो हमारा लीवर से आता है, जो भी अपना सीक्रेट होके बाइल हो गया ये सब हो गया जो इंटेस्टाइन में आता है, वो कहाँ से आता है, इसी सीबीडी से आता है। यहाँ पे एक सीबीडी एक ये प्रेजेंट होता है इसी लोकेशन पे। क्या होता है, यहाँ पे लिख दे, साइट फॉर ओपनिंग ऑफ सीबीडी। सीबीडी को क्या बोल सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। समझे बबुआ, पढ़ेंगे लिवर में पढ़ेंगे, है ना, जीबी में पढ़ेंगे, जीबी नहीं, जीबी गॉल ब्लैडर वो वाले में पढ़ेंगे। चलो क्या है, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग मतलब क्या, डिसेंडिंग, इसको थोड़ा सा और इधर की तरफ बढ़ा देते हैं। डिसेंडिंग हो गया ये, यहाँ से यहाँ की तरफ। अब क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, जो कि यहाँ से ये ऐसे हो गया, मान के चलो ना ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। इसको थर्ड पार्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, थर्ड पार्ट। इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट भी बोल सकते हैं। ब्लैक से लिख दें, हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट। इसका लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, मैंने बता दिया पहले ही आपको। और लास्ट वाला जो होता है असेंडिंग, क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ वाला, ऐसे ऊपर की तरफ मान के चलो ना, असेंडिंग होता है, यहाँ पे हो गया। एक लास्ट पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोर्थ पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, क्या बोलते हैं, असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट जो हो गया, इसका लेंथ कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। असेंडिंग हो गया, जी छूट गया यार। कहीं के कॉमन अगर मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ वहाँ पे जी छोड़ दिया, वहाँ पे ए छोड़ दिया, क्योंकि मैं खुद के वीडियोस नहीं देखता हूँ मैं कभी भी, मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है देखने में। तो आप लोग बता दिया करो प्लीज़, सजेस्ट क्या करो, अगर कुछ भी गलत हो तो बताया करो सजेस्ट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम लोगों ने इतना चीज़ देख लिया। ये क्या हो गया हमारा डुओडेनम का चार्ट। ऐसे हम मुझे इसका डुओडेनम का जो अभी स्ट्रक्चर है इस टाइप का बनाना चाहिए तो बेटर सूटेबल रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ये होगा, सबसे पहला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, सुपीरियर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, फिर असेंडिंग, ऐसे होता है, ठीक है। कोई नहीं, चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है, चलो उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा इसी में नीचे में जगह बचा हुआ है, यूटिलाइज करना चाहिए, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा। शेप की अगर बात करते हैं, अब पूरे डुओडेनम की बात करते हैं, शेप की, शेप ऑफ डुओडेनम, स्टार देके अलग लिखना, उसमें मत मिक्स करना। शेप ऑफ डुओडेनम क्या लिखेंगे, सी शेप्ड होता है। क्या होता है, सी शेप्ड, सी शेप्ड, सी शेप्ड होगा डुओडेनम का, है ना, है कि नहीं। और एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको कि डुओडेनम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि धीरे धीरे आगे ख़त्म होते जाता है ऑलमोस्ट, वो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब में नहीं प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे फ्रेम में आएगा, ये देख लूँ मैं, चेक कर लूँ, हाँ आ जानी चाहिए। चलो तो क्या लिखे, लिखते चलते हैं, बोलते चलते हैं हम, वो भी लिखते रहना, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या लिखे, डुओडेनम हैज़ finger like projection
ये सब आप लोग बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी जान लो। विच इज़, प्लस एन टी का मतलब प्रेजेंट, प्लस एन टी मैं लिख रहा हूँ इन द एंटायर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन। ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है, फिर में आ रहा है, नहीं आ रहा, रुको मैं नीचे कर दूँ थोड़ा सा। चलो आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको छोड़ दूंगा, फिर लेंस एडजस्ट हो जाएगा वापस अपने शेप में। चलो ठीक है ना, है ना। अभी डोडेनम की बातें ख़त्म नहीं हुई है, अभी डोडेनम के बारे में और भी कुछ जानना है, सॉरी मैं फास्ट में कुछ भी बोल जाता हूँ। तो डोडेनम में अभी हम लोगों को और भी कुछ जानना है। डोडेनम में क्या जानना है? डोडेनम में और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रुनर्स ग्लैंड, जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, या ब्रनर्स ग्लैंड, BRUNNER, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने, पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगर नीट की तैयारी की होगी तो अच्छे से पता होगा ये सब चीज़, नहीं की होगी तो भी पता होगा, क्योंकि 11th-12th में पढ़ना है ये सारा। चलो मिटा दे, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ डोडेनम देख लिए, शेप देख लिए डोडेनम का क्या होता है। सी शेप कैसे? पेट से, जो हमारा स्टमक से नीचे की तरफ मूव करता है तो कौन सा शेप बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे सी टाइप का बनता है ना, है ना। चलो क्या देखें हम लोग, सबसे पहले डोडेनम में देखते हैं, जो मैंने बताया कि एक ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। तो इन क्या लिखे? इन डोडेनम, डोडेनम में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल टाइप ऑफ इन डोडेनम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड, है ना। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? ब्रनर्स ग्लैंड। और ब्रनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बाकी सब जगह जो हमारा जो डोडेनम का जो लेयर होता है, वो भी हिस्टोलॉजी की अगर बात करेंगे उसकी भी, सबसे पहले इनर लेयर को क्या बोलेंगे? जो कि अंदर की तरफ से म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सरोसा, सरोसा का दूसरा नाम पेरिटोनियम। तो सबसे पहले बात करेंगे म्यूकोसा, कौन कौन प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में ये सब चीज़ नहीं प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जो ब्रनर्स ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारा सब म्यूकोसा में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो इट इज़ प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है? ब्रनर्स ग्लैंड तो प्रेजेंट है, इसको अंडरलाइन कर दो। ब्रनर्स ग्लैंड तो प्रेजेंट है कहाँ पे? डोडेनम में। इसका फंक्शन क्या है? देखो, हमारा स्टमक जो है वो हाईली एसिडिक है, और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो हाईली एसिडिक नहीं है, डोडेनम जो है सो। तो जो भी एसिडिक कंटेंट है जो हमने खाया, अगर वो देखो पूरा तो एब्जॉर्ब पूरा तो होता नहीं स्टमक में, क्या होता है? वो बाइंड किया एसिडिक कंटेंट HCl के साथ, तो वो क्या फर्दर मूव करेगा हमारे कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम वाले पोर्शन में। डोडेनम वाले पोर्शन में जब फूड पार्टिकल आया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना, कुछ तो कुछ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए ना, अल्कलाइन कुछ ना कुछ चाहिए ना, अल्कलाइन नेचर। तो ये जो हमारा ब्रनर्स ग्लैंड है, ये डोडेनम जो सब म्यूकोसा में जो प्रेजेंट है, तो ये क्या फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है, इट हेल्प इन
it help in secreting what? Rich alkaline फ्लूइड, रिच अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करता है ना, जो कि क्या करेगा, बैलेंस पीएच ऑफ डुओडेनम, है ना, डुओडेनम के पीएच को बैलेंस करेगा, एसिडिक रहेगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर इसी के साथ थोड़ा सा जियोजेनम देख लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, मैं चेक कर लेता हूँ टाइम। ठीक है, कोई नहीं, 9 o'clock होने वाले हैं। आपको गुड नाइट बोल के ही जाऊँगा मैं, डोंट वरी। अभी मैं स्टूडियो में हूँ, मुझे घर भी निकलना है तुरंत। चलो अभी क्या देखने वाले हम लोग, डुओडेनम हो चुका है, ब्लैक मार्कर बेस में, ब्लैक मार्कर ये इधर, डुओडेनम हो चुका है। अब क्या देखेंगे, ये डुओडेनम क्यों है इधर, जियोजेनम देखेंगे। चलो अब फास्ट जल्दी जियोजेनम में क्या क्या देखेंगे, जल्दी लिखते चलो मेरे साथ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है जानने को। इट्स originate from क्या, लैटिन वर्ड कौन सा, जल्दी बताओ, which means क्या होता है इसका मतलब, देखो जियोजेनम को क्या बोलते हैं हम लोग, which means empty पार्ट। अब एम्प्टी पार्ट क्यों बोलते हैं जियोजेनम को, क्योंकि कुछ भी अगर एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो वो हमारा जो डुओडेनम वाला पोर्शन है वो सारा एब्जॉर्ब करके तुरंत जियोजेनम में डालता है, जियोजेनम उसको स्टॉप नहीं करता, वो तुरंत उसको भगा देता है। कभी भी कोई आदमी अगर एक्सपायर भी कर जाए तो देखना है कि उसके जियोजेनम से अगर कोई उसका फूड पार्टिकल अगर एंटर किया डुओडेनम से और जियोजेनम में, तो वो तुरंत मूव ऑन आगे बढ़ जाता है। मूव ऑन मीन्स वो मूव ऑन नहीं, मूव कर जाता है किसी तरफ, इलियम की तरफ। तो ठीक है, इसको एम्प्टी पार्ट बोलते हैं, हमेशा खाली रहता है, ज़्यादातर खाली रहता है, हमेशा खाली नहीं रहता है, मीन्स कि ये जल्दी अपना फंक्शन कर लेता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्यों खाली हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट पार्ट है, इट इज़ स्ट्रेट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्ट्रेट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, देखो इसका जो म्यूकोसा है, इट्स म्यूकोसा हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकोसल फोल्ड, म्यूकोसल फोल्ड नोन एज, इसको ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, प्लिका सर्कुलरिस होता है, प्लिका सर्कुलरिस। ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है, इसमें विली वाला उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, माइक्रो विली वाला। तो ये क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, जियोजेनम क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, जो कि इसमें क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट, उसमें क्या था, माइक्रो विली प्रेजेंट था, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक फोल्ड प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लिका सर्कुलरिस। क्या नाम है, क्या प्रेजेंट है फोल्ड में, प्लिका सर्कुलरिस। ये फोल्ड नॉर्मल इस टाइप से होता है, देखो मान लो अगर ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जियोजेनम है, तो इस टाइप का ये फोल्ड होता है, ऐसे ऐसे हल्का एबनॉर्मल फोल्ड एक प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, है ना। ठीक है, प्लिका सर्कुलरिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देख लेते हैं। विली इसमें ना के बराबर प्रेजेंट होता है, मीन्स कि इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, विली आर प्रेजेंट।
ठीक है, सीधा लिख देते हैं। देखो विली प्रेजेंट है, सब चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन ये फूड को ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इसका जो शेप है, शेप मैंने बताया आपको क्या है, स्ट्रेट पार्ट है, स्मॉल से स्ट्रेट है, तो ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता है। लेकिन एक चीज़ नोट करना कि सबसे मेजर साइट एब्जॉर्प्शन का, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे नोट दैट पॉइंट इन द कॉपी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन है? मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यही होता है। ठीक है, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यही होता है। जल्दी से इसको लिखो, मिटाएंगे। जल्दी चलो, जल्दी 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 चलो। अब थर्ड, क्योंकि काफ़ी रात होने वाली है, आप लोग वीडियो आज पोस्ट भी करना है, जल्दी से चलो। समझ में आती है ना जो मैं बताता हूँ यार? कमेंट करना आप लोग यार, अगर जो देखते हो। अगर नहीं समझ में हो तो बताओ, माट साहब सुधार करेंगे खुद में कुछ, और जो कमी लगे वो भी बताओ। क्योंकि मैं कंटेंट कहीं से लाता हूँ, फिर उसमें कुछ कुछ ऐड करता हूँ खुद से, जहाँ तहाँ से इधर उधर से करना पड़ता है, तभी होता है कुछ, है ना। थर्ड क्या देखेंगे हम लोग? हीलियम। हीलियम क्या देखना है? हीलियम क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? टाइटली, TIGSTLY, सॉरी थोड़ा सा भूल जाता है कभी कभी। ट्विस्टेड, टाइटली ट्विस्टेड कहने का मतलब घुमावदार, टम घुमावदार, ट्विस्टेड रहता है ना, टाइटली ट्विस्टेड रहता है। हीलियम क्या है? हीलियम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें पेयर पैचेज भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आज हम लोग डील नहीं कर पाएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ऐसे लिखा देते हैं, इम्पोर्टेंट साइट फॉर विटामिन B12। इसमें भी वही है, इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो इलियम में क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 पे, यानी इसका साइनोकोबालामिन नाम है। इसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? मैच्योरेशन ऑफ RBC होगा, है ना। इमैच्योर RBC में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है क्या होता है? न्यूक्लियस खल्लास। ठीक है, सारे मैंने ब्लड में बताया आपको। प्रीकर्सर सेल क्या है? चलो, इमैच्योर सेल क्या है? तो आप लोगों को अगर देखना है, रिकॉल करना है, तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो मेरा देख लो। चलो, ये चीज़ देख लिया हम लोगों ने। अब देखो इसमें एक लिम्फॉइड टिश्यू का क्या होता है? स्पेशलाइज्ड लिखेंगे हम लोग, इलियम। मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। स्पेशलाइज्ड लिम्फॉइड क्या होता है? लिम्फॉइड, ये आई है बीच में, माफ़ करना। लिम्फॉइड कलेक्शन ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? कलेक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा नोन एज कौन सा पैचेस? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी के अंदर पेयर्स पैचेज प्रेजेंट होता है। क्या है? स्पेशलाइज लिम्फॉइड कलेक्शन है, लिम्फ का एक कलेक्शन है, गुच्छा है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेज। अब देख लेंगे कि जो हमारा इलियम है, मान के चलो ये हमारा इलियम है, स्ट्रेट होता नहीं है ऐसे, लेकिन मान के चलते हैं इलियम है। तो इलियम का देखो मान लिया मैंने कि ये कौन सा लेयर है? म्यूकोसा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ? सब म्यूकोसा, है ना। तो इसमें ऐसा ऐसा गुच्छा कुछ प्रेजेंट होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस, है ना, पेयर्स पैचेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पेयर्स पैचेस, है ना।
और डिस्टल ये कौन सा पार्ट में होता है, डिस्टल पार्ट में। तो ये लिख सकते हैं कि इट इज़ मतलब पेयर्स पैसेज लिखते हैं पूरा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पेयर्स पैचेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेनली लिख सकते हैं, मेनली प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन डिस्टल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल समझते हो, बताऊंगा मेरे को। डिस्टल पार्ट ऑफ, मैंने बताया था इससे पहले, इलियम। ठीक है, अब कल हम लोग पेयर्स पैसेज के बारे में देखेंगे, पेयर्स पैसेज का फंक्शन क्या है और पेयर्स पैसेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखेंगे उसके ऊपर भी। देखो पेयर्स पैसेज क्या होता है, मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में होता है। डिस्टल पार्ट देखो, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये हमारा, जैसे मान लो इलियम जो प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं उसको, जिजेनम का जैसे एंड होगा, उधर से अगर हम लोग चलेंगे तो किधर की तरफ, इलियम की तरफ, अंदर की तरफ होगा प्रेजेंट। ये लेयर ऐसे बना हुआ रहता है, पेयर्स पैचेज जिसको बोलते हैं। इसको अच्छा लोकेशन हम कल बताएंगे आपको देख के। ठीक है, बाकी पेयर्स पैचेज का हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इंटेस्टाइन ख़त्म हो गया, स्टमक ख़त्म हो गया। इंटेस्टाइन में कौन सा है, स्मॉल में भी ख़त्म नहीं हुआ अभी, पेयर्स पैचेज पे कुछ बातें रखनी है अपने को। फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन पे बढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर सारा देख के सीकम, कोलोन, रेक्टम ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लिवर है ना, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, लिवर, जीबी, ये सब देखने के बाद फिर अब वही देखेंगे। तो 2-3 दिन में ग्लैंड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना देर तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सबको गुड नाइट, अच्छे से सोना सब लोग पढ़ के। ठीक है, बाय, और ख्याल रखना सब ना, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, यूँ ही देखते रहना अपना चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। बाय।